और कांग्रेस की जो इंटरिम प्रेसिडेंट हैं सोनिया गांधी, उन्होंने विपक्ष की बैठक बुलाई है। आगामी चुनावों की रणनीति पर मंथन होना है। वर्चुअल बैठक में करीब 15 दलों को न्योता दिया गया है। हिमांशु जी के पास चलते हैं। हिमांशु जी, ये बताइए कि इस वर्चुअल मीटिंग में कौन कौन से दल आ रहे हैं और मुद्दा क्या होगा? देखिए, इस बैठक में शिवसेना के जो अध्यक्ष हैं उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हैं, वो भाग लेंगे। शरद पवार, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन, एमके स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, ये बड़े नेता हैं विपक्ष के जो इस बैठक में भाग लेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण यह है राजनीतिक तौर पर कि बसपा और आम आदमी पार्टी, इन दोनों पार्टियों के नेता इस बैठक का हिस्सा नहीं होंगे, इनको न्योता नहीं दिया गया है। और जैसा आपने कहा कि आगामी जो विधानसभा चुनाव हैं, उससे पहले विपक्ष की साझा रणनीति क्या हो, मुद्दे क्या हो, किस तरह से बेहतर समन्वय बनाया जाए विपक्षी दलों में, ये एक एजेंडा है बैठक का। और इसी में एक सीमाएं भी दिखाई देती हैं विपक्ष की एकजुटता को लेकर, क्योंकि यूपी में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है और दोनों ही जगहों पर बसपा और आम आदमी पार्टी दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और ऐसे में इन दोनों दलों का इस बैठक का हिस्सा ना होना कहीं ना कहीं एक मैसेज भी है कि विपक्ष को एकजुट करने की राष्ट्रीय स्तर पर जो कवायद चल रही है वो कितना आगे बढ़ा पाएंगी सोनिया गांधी। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि अलग अलग राज्यों में जो क्षेत्रीय दल हैं वो क्या अपने अपने राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को एकजुट करने की इस कवायद में मजबूती से कोई भूमिका निभाएंगे, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बैठक में निश्चित तौर पर जो मानसून सत्र के दौरान विपक्ष की एकजुटता दिखाई दी थी संकेत, उस प्रक्रिया को, विपक्ष की एकजुटता को और मजबूत करने की एक महत्वपूर्ण कवायद की शुरुआत हो रही है सोनिया गांधी की बैठक से। संकेत। हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और मुंबई में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में कोरोना नियमों के उल्लंघन के आरोप में अलग अलग थानों में 19 मामले दर्ज किए गए हैं। हाल ही में केंद्र में मंत्री बनाए गए नारायण राणे और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत बीजेपी के कई नेताओं ने जन आशीर्वाद यात्रा में हिस्सा लिया था। और जहां एक तरफ अभी केंद्र ने अपनी तालिबान को लेकर के रणनीति स्पष्ट नहीं की है और वेट एंड वॉच की स्थिति अपनाई है, वहीं प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को लेकर के अपनी स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट कर दी है। अब इससे क्या तर्क निकाले जाएं, वो लोग निकाल रहे हैं। आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर क्या कहा। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, कुछ समय के लिए भले हावी हो जाएं, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। ये बात जितनी तब सही थी जब कुछ आतताई सोमनाथ को गिरा रहे थे, उतनी ही सही आज भी है जब विश्व ऐसी विचारधाराओं से आशंकित है।